बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ये टॉपिक हमारा रह गया था। हम चैप्टर नंबर 4 डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन को बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया इसकी, ठीक है। अब इसकी मोस्टली जो 45 से 90% वोमेन आपके पास आती है ना, ठीक है, वो एक तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और उसके साथ वो कहती है डॉक्टर साहब हमें तो दर्द ही बहुत ज़्यादा होता है कि जो कि हम इतना फ़ील करते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। उन्होंने पेन किलर खा खा के अपना पैड़ा हाल किया होता है। बेसिकली यूट्रस के अंदर ना हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, ठीक है, वो हद से ज़्यादा ना यूट्रस के ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन ने हद से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस हमारे पास करवा देगा, ठीक है। अब जब यूट्रस की हद से ज़्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन होगी, उसका ज़ोर लगेगा, ठीक है, जो इधर इसकी साथ वाली जितनी भी नर्व इम्पल्सेस हैं उसकी स्टिमुलेशन है, तो वो एक पावरफुल सा हमारे पास कंट्रैक्शन करवा देती है। जो जब पावरफुल कंट्रैक्शन करेगी, एक तो ये एंडोमेट्रियम के लिए ख़तरनाक है, जितना भी यहाँ से ब्लड है वो निकलना शुरू कर देगा। तो हमारे पास एक तो वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगी, नंबर सेकंड पे हमारे पास डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, दर्द के साथ। अब यहाँ पे 2 टाइप्स हो सकती हैं डिस्मेनोरिया की। हुआ क्यों है आखिर, वजह क्या है? हमारे पास या तो एक प्राइमरी काज़ हो सकती है या कोई भी सेकेंडरी काज़ हो सकती है। बुक के मुताबिक हम चलते हैं, या तो प्राइमरी कोई भी काज़ है या कोई भी हमारे पास सेकेंडरी काज़ है हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास कब होता है? मोस्टली जो कुछ आती हैं नौजवान लड़कियाँ, मतलब एवं 14-15 साल की, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं अपनी एज को अगर आप डिटरमाइन करें आपको पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब हुआ था, ठीक है, तो डिस्मेनोरिया सिंस मिनार्की, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया, मतलब पहले मेंस्ट्रुएशन के साथ ही उसको जो पेन है, क्योंकि नया-नया अब वहाँ पे कुछ ना कुछ खजाना खुलना होता है, तो वहाँ पे फिर वो पेनफुल नई-नई चेंजेज़ हैं, तो हमारे पास पेनफुल में जो है ना वो हमारे पास मेनोरिया लिख रहा हूँ, मिनार्की सॉरी, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसके साथ ही उनको जो है ना वो पेन हो जाती है। अमूमन ये 14 से 15 साल की जो लड़कियां होती हैं ना, तो शीज़ाएँ उनके अंदर होता है और हर दफ़ा दर्द होता है सिंस मिनार्की। और अब ये बेसिकली यूँ कह लें कि फिज़ियोलॉजिकल जो है ना वो चेंजेज़ की वजह से मेजरली जो है ना उनको वो दर्द होता है, और अमूमन ये उम्र के साथ-साथ जो उनकी दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, साल के अंदर-अंदर ये इम्प्रूव कर जाता है, मतलब ठीक है, इसके लिए इतनी हमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। आप ऐसी लड़की को कहते हैं बेटा थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो, आप उन्हें हॉट पैड्स वगैरह रिकमेंड कर देते हैं, गर्म पानी या इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें, या हल्की-फुल्की जो है ना वो पेन किलर अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है तो आप उसको पेन किलर रिकमेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं उसको करना, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंडरी में क्या है, वो आती है नौजवान लड़की कहती है कि डॉक्टर साहब जब आप हिस्ट्री लेते हैं उसकी, तो मिनार्की उसकी जो है ना बिल्कुल ठीक थी। कह रही है डॉक्टर साहब मुझे शुरू में दर्द नहीं था, ठीक है, शुरू में कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल हट्टी-कट्टी थी, ठीक है। अब उसे अचानक से सम पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो उसको जो दर्द हो जाएगा ना, ठीक है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ पे था फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ पे अब पैथोलॉजिकल कंडीशन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है। क्या-क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस उसको हो सकता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम टिश्यू जो है ना वहाँ पे कुछ भी ऐसा होगा तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या फिर उसको एडिनोमायोसिस हो सकता है, कोई भी बिनाइन जो है ना कंडीशन, ठीक है, एंडोमायोसिस हो गया, या हमारे पास कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया, क्लेमेडिया का हो गया, ग्राम नेगेटिव निजेरिया का हो गया, ठीक है, जो उसकी वजाइना से ट्रैवल कर, उसने हाइजीन अच्छी नहीं की तो हमारे पास वो वजाइना से ट्रैवल करके तो उसके जो जितने भी ऑर्गन है ना यूट्रस के, उसको जो है ना वो डैमेज कर सकता है। और दूसरा कोई भी हो सकता है उसको ओवरी के अंदर, बाद में कोई ओवेरियन सिस्ट है तो ओवरी प्रॉब्लम्स हमारे पास ये जो है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री होगी कि हमारे पास शुरू में बिल्कुल हट्टी-कट्टी थी, बाद में जो है ना उसको हुआ है। अब आपके पास आ गई है जी, अब डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, तो आप किस तरह ऐसी को इसको मैनेज करेंगी, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर प्राइमरी के साथ वो आ गई है, मतलब नई हल्की-हल्की भी जवान हो रही लड़की, तो उसको हो गया ना, तो आप इसको रीअश्योर कर देंगे बेटा ये तो हर एक लड़की के साथ होता है, आप तो इससे ये रीअश्योरेंस मतलब उसको कहना कि घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, इतना सवेयर है कि
पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो उससे पूछ ले बेटा कोई पेन किलर तो नहीं ले रही, ठीक है? क्या उससे फ़र्क पड़ता है दर्द में? नहीं है, ठीक है? क्या उसको उसी दर्द की वजह से अगर वो वर्कर वूमेन है, ठीक है? तो उसको अपने हाउस होल्ड काम जो है ना वो घर में छुट्टी करनी पड़ती है उस दर्द की वजह से, वो किसी फैमिली गैदरिंग के अंदर नहीं जा पा रही, तो अगर इतना असर कर रहा है तो फिर जो है मसला इतना गंभीर है, ठीक है? इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, जो मोस्टली प्राइमरी जो है ना डिस्मेनोरिया के साथ आती है ना, उनके अंदर एक तो नोज़िया होता है और एक वोमिटिंग होती है। वजह क्या है? वही प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, इसने सारी की सारी तबाही लगाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ हो रही हैं इसकी वजह से। पैटर्न ऑफ पेन क्या होता है इसके अंदर? बेसिकली माहवारी से पहले दर्द होता है, बाद में दर्द होता है और 5 दिन तक दर्द रहता है, ठीक है? वो कहती है, "जो ही डॉक्टर साहब मेरा जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने लगता है, तो उससे थोड़ा दिन पहले, ठीक है, 1-2 दिन पहले और उसके बाद पाँचों के पाँचों दिन जो है ना मेंस्ट्रुएशन के, ठीक है, जिस दिन उसे खून आ रहा है। पीरियड से पहले शदीद दर्द है, ठीक है, और पीरियड के दौरान शदीद दर्द है। अगर तो दोनों कंडीशन अब डिफरेंट्स हैं। अगर तो ये है इसका जो है यहाँ पे हमारे फर्स्ट से उसका पीरियड शुरू हो रहा था, लेकिन उससे पहले अगर दर्द आ रही है तो ये हमारे पास अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है उसको कोई भी एंडोमेट्रियोसिस हो, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस वाले के अंदर मोस्टली जो है ना वो बिफोर मेंस्ट्रुएशन शदीद पेन होती है, लेकिन अगर ड्यूरिंग पीरियड उसको दर्द हो रहा है तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, इसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से आपने ट्रीट करना है, हिस्ट्री आपकी इस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। साथ में आपने पूछना है क्या सिर्फ़ आपको खून ही आता है या साथ लोथड़े भी आते हैं? तो ये भी हमारे पास बड़ा होता है। अच्छा, जो स्कैंडी डिस्मेनोरिया है ना, उसके बारे में आपने पूछना होता है लाज़मी, अगर तो उसकी शादी हुई है, मोस्टली मैरिड वुमेन आती हैं, ठीक है? तो स्कैंडी डिस्मेनोरिया के अंदर जो है ना वो इंटरकोर्स के बाद पेन होता है। मतलब टपा-टप करवाने के बाद उसको पेन होगा, ठीक है? तो आफ्टर इंटरकोर्स जो भी उसको पेन होगी वो स्कैंडी डिस्मेनोरिया होगा, ठीक है? और शौहर से आप कहते हैं कि शौहर से मिलते वक़्त आपको शदीद दर्द होता है या शौहर के मिलने के बाद शदीद दर्द होता है, तो अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी इसके साथ हमारे पास, अब नॉर्मल यूट्राइन उसको ब्लीडिंग भी इसके साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? अब जो इन्वेस्टिगेशन है ना, आप इसको कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तो भेजना है ना, ठीक है? तो हिस्ट्री दे के हमेशा इन्वेस्टिगेशन करवानी है। रिमेंबर पाकिस्तान में आप अगर काम कर रहे हैं, तो आपको मरीज़ की जेब को देख के उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ये ना हो कि अगर कोई दिहाड़ीदार है, उसको आप सीटी, एमआरआई या कोई एक बड़ा टेस्ट लिख दोगे, तो वो बेचारा करवाएगा नहीं, वो आइंदा से अस्पताल आएगा ही नहीं। ये बस सीधी-सी बात है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है? तो हिस्ट्री देख के आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, सिर्फ़ लिमिटेड एग्ज़ामिनेशन करवा लेना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार। तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, इसके अंदर आपने वेजाइनल स्वैब आप कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से स्वैब ले लें ताकि हम रूल आउट कर सकें उसको कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ तो नहीं है, ठीक है? या कोई उसको सर्वाइकल पैथोलॉजी तो नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्मेयर ऑफ वेजाइनल स्वैब, ठीक है? उसका बस स्मेयर ले सकते हैं, वो जिसे हम कहते हैं शीशे वाला टेस्ट। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है? ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवा सकते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे कोई मास या कोई भी फाइब्राइड्स तो नहीं है, तो वो आपके पास। लेकिन अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन-सा है, तो वो हमारे पास होता है लेप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? लेप्रोस्कोपी जो है ना वो हमारे पास एल से याद कर लो, एल जो है ना वो आपने डालना है, ठीक है? मतलब कि लेप्रोस्कोपी करवानी है तो ये आपका ये एमसीक्यू ज़ाया करता है, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिस्मेनोरिया इज़ लेप्रोस्कोपी। अब लेप्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, ठीक है? तो साथ में स्वैब अगर नॉर्मल आ जाए, कब-कब हमने करवाना होता है ये? अगर तो हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस के साइन आ रहे हैं, ठीक है? एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज़ है, तो अगर एंडोमेट्रियोसिस वाले साइन आ रहे हैं, तो तब आप लेप्रोस्कोपी करवा लो। जब स्वैब नॉर्मल है, लेकिन अभी भी वो सिम्पटम तो उसके वैसे के वैसे हैं, लेकिन स्वैब में नॉर्मैलिटी आ रही है, तो आप कहें कि फिर लेप्रोस्कोपी की तरफ जाओगे आप, ठीक है? या फिर अगर पेशेंट जो है ना, वो अपना डेफिनेटिव डायग्नोसिस, मतलब कुछ होते हैं ना, गूगल करके आए होती हैं पेशेंट, तो अपना डेफिनेटिव डायग्नोसिस करवाना चाह रहा है, कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताएँ, जितना भी खर्चा होता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर आप कर लो, ठीक है? साथ में आप साउंड गाइडेड जो है ना हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हो, पूरे जो है ना वो उसका कर लेना। अगर हिस्ट्री से लगे कि कोई भी सर्वाइकल स्टीनोसिस उसको हो रहा है, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप हिस्टेरोस्कोपी भी है उसको कर सकते हो, ठीक है? अब जब ये सारे करेंगे तो यहाँ पे हमें जो सिम्पटम्स नज़र आएँगे, जो चीज़ें नज़र आएँगी,
एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ उसने रेड फ्लैग का, ठीक है? रेड फ्लैग मतलब लाल झंडी कब दिखाते हैं, जब हमारे पास खतरे की अलामत है। तो अगर उस मरीज़ की पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, तो ये आपके पास आपके कान खड़े हो जाने। पोस्ट कॉइटल मतलब मिलाप के बाद उसको ब्लीडिंग हो जाती है। उसका शौहर आके बताता है कि जनाब मैं टपा-टप करता हूँ तो इसके आफ्टर टपा-टप उसके वेजाइना से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा न आ जाती है कि इवन हमारी बेडशीट्स भी ख़राब हो जाती हैं वो सारी की सारी। तो ये पोस्ट कॉइटल, इसी वजह से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, और अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ रही है, मतलब अभी उसको 15 दिन हुए हैं और उसके बाद उसकी फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद इंटरमेंस्ट्रुअल अगर उसको ब्लीडिंग है, तो ये हमारे पास रेड फ्लैग है कि ख़ास तवज्जो देनी है हमने डायग्नोसिस के लिए। तो इसके लिए हम फिर अल्ट्रासाउंड और लेप्रोस्कोपी इसकी तरफ हमें लाज़मी जाना पड़ता है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या करेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर, क्योंकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा है। तो जनाब आपने दर्द के लिए तो सारी बात है, पेन किलर तो देनी है, लेकिन उसकी भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने पेन किलर्स जो है ना वो उसको रिकमेंड करनी है, जिसके अंदर हमारे पास नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ब्यूप्रोफिन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, ठीक है? ये वाली हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, हमने वो दवाइयाँ देनी है जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हों, ठीक है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जितनी भी ड्रग्स हैं वो आपने देनी, ताकि हमारे पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो कम हो जाए। अगर मुसलसल 28 दिन तक लें, ठीक है, कंबाइन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो हमारे पास विथड्रॉल इफेक्ट को ख़त्म नहीं होने देता, जिसकी वजह से इसकी वजह से हमारे पास भी काफ़ी असर पड़ा। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, सीओसीबी कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव। फिर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, अगर वो क्रोनिक पेशेंट है, तो क्रोनिक पेशेंट के अंदर आप क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन लगा रखा है वो लीवोनॉर्जेस्टिल है, ठीक है? लीवोनॉर्जेस्टिल है, ठीक है? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ड्रग है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन ही तो हमने लेना है ताकि उसकी स्टेबिलिटी कर सकें एंडोमेट्रियम की, वो शट ऑफ ना हो जाए, ठीक है? इससे हम जो है ना वो स्टेबलाइज़ कर सकें यूट्राइन वाल्व। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसकी वजह से एमेनोरिया भी हो सकता है और एन ओव्यूलेशन भी हो सकता है, मतलब उसको बिल्कुल ओव्यूलेशन ना हो, या उसको बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए ही ना, ठीक है? इसके अलावा आपके में जीएनआरआई गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है? बट लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया। फिर अगर लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो सकता है, या फिर हम हीट मेथड मतलब गर्म तौलिया उसे कहीं रख ले तो पेन इससे काफ़ी रिलीव हो सकती है, या फिर हमारे पास लाइफस्टाइल उसका कहीं एक्सरसाइज सुबह-सुबह उठ के किया करें, ठीक है? लो फैट खाए, ज़्यादा केएफसी ना खाया करें, फाइबर रिच डाइट खाए, सब्जियाँ वगैरह, और साथ में एक्सरसाइज किया करें, ठीक है? अगर ना हो तो फिर मेडिकल सारा फेल हो गया ये वाला, हमारे पास ये कोई दवाई असर नहीं कर रही, फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाते हैं। अब ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, इसका थोड़ा-सा मैं काम बता दूँ, ये हमारे पास एराकिडोनिक एसिड जो है ना, वो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज़ पाथवे की जगह लाइपोऑक्सीजिनेज़ और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की ये कॉक्स इनहिबिटर हैं, ठीक है? तो ये कॉक्स इनहिबिटर बेसिकली क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होने देते एक्चुअल में। आपने शायद बायोकेम में पढ़ा हो, एराकिडोनिक एसिड जो है ना वो हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है, लाइपो ऑक्सीजिनेज और साइक्लो ऑक्सीजिनेज के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंजाइम्स आते हैं, वो उसकी, तो हमने क्या करना है, जब नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे तो वो हमारे पास कॉक्स जो पाथवे है ना उसको इनहिबिटर कर देते हैं, साइक्लो ऑक्सीजिनेज पाथवे को, तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? तो ये हमारा इस चैप्टर के मुतालिक था, डिस्मेनोरिया के मुतालिक, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। होपफुली अब इतना आपका हो गया होगा कि अगर आप एग्ज़ाम के अंदर आपके पास आ जाए तो आप इसको मैनेज कर दें। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है? यहाँ पे उसने कहा कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ठीक है? सेकेंडरी में वो कहता है कि पहले ठीक थी, लेकिन बाद में जो है ना उसको डेवलप हुआ इंक्रीजिंग एज के साथ। एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्वाइकल स्टेनोसिस या हेमाटोमार्टोमाज हो सकते हैं। हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन करनी है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एसोसिएटेड विद फ्लशिंग नोजिया है, ठीक है? उसको वो मैंने बताया ना, फ्लशिंग प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी बड़ी वजह है, ठीक है? बाद में वो कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड प्रोसीड करता है। बाकी वो सेकेंडरी के अंदर हमारे पास क्या रहा है कि ये अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी होती है, साथ में डिस्पेरोनिया भी होता है। मतलब डिस्पेरोनिया क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो बड़ा पेनफुल होता है, वो औरत भागती है सेक्स करने से, ठीक है? वो कहती है मैंने सेक्स करवाना ही नहीं है। वजह क्या है, उसको शदीद दर्द होती है डिस्मेनोरिया की वजह, ठीक है? ये हमारे पास होता है। रेड फ्लैग मैंने आपको बता दिया किन किन कंडीशन के अंदर अगर उसको एंडोमेट्रियोसिस है, कोई भी सर्वाइकल। हाई वेजाइनल अल्ट्रा स्वैब ले लेंगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा देंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रेसी है,
बाकी हमारे पास वो कह रहे हैं सर्वाइकल स्टीनोसिस हो तो अल्ट्रासाउंड की गाइडेड हिस्टेरोस्कोपी हम करवा देंगे अगर उसको सर्वाइकल स्टीनोसिस है। बाकी मैनेजमेंट में एनसेड्स हैं, नेप्रोक्सिन है, इबुप्रोफेन है, मेफेमेनिक एसिड है, ठीक है, कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव है, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास लाइफस्टाइल की चीज़ें मैंने बताया कि एक्सरसाइज करे, लो फैट है, वेजिटेरियन डाइट खाए, ठीक है। फिर हमारे पास हीट है, गर्म तौलिया वगैरह रखे, ठीक है। और GnRH एनालॉग्स हैं हमारे पास, और कुछ हमारे पास सर्जरी अगर वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली इस चैप्टर के बारे में अब आपका कोई कंसर्न नहीं रह गया होगा, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने कंप्लीट कर लिए। दुआ में याद रखना, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट जो है ना वो हम कोई अच्छा सा चैप्टर देखते हैं, उसको करते हैं इंशाल्लाह। अब मैंने जोर पकड़ लिया और सारी की सारी अब वीडियोज़ आती जाएंगी। थैंक यू।